जुगनू की बात सुनकर सोनतारा ने जैसे यकीन ही नहीं किया। वो फिर बोला, जी भाभी, हमारे घर के बीचों बीच जो दीवार है उसमें एक छोटा सा छेद है। जितनी जल्दी हो सके आपको उस छेद को भरवा देना चाहिए। बताते हुए वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसमें से उसने सोनतारा को कई बार देखा था। वो सब कुछ देख चुका था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। उसे उस रात की याद आ रही थी जब उसने अलमारी खिसकाई थी और दीवार का वो छेद उसे मिला था। फिर उस रात उसने सोनतारा को पहली बार निर्वस्त्र होकर नहाते हुए देखा था। फिर तो रोज उसे देखना उसकी आदत बन गई थी। अब जुगनू सोनतारा के जिस्म के हर एक हिस्से से वाकिफ था। उसके गोरे जिस्म पर कहां कहां और कितने तिल हैं, कहां जन्म का निशान है, सब कुछ। लेकिन उसे अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे सोनतारा को उसकी हरकतों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जबकि बात कुछ और थी। न सिर्फ सोनतारा उस छेद के बारे में जानती थी, बल्कि वो तो ये तक जानती थी कि वो छुपकर उसे नहाते, कपड़े बदलते हुए देखता था, क्योंकि देखने वाला वो अकेला नहीं था। जुगनू ने एक बार अपनी तरफ से उस छेद को ढक भी लिया था, लेकिन फिर वो खुद पर ज्यादा वक्त तक कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने फिर से उसे खोल दिया। पर अब उसे काफी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कुछ दिनों से सोनतारा उसके साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रही थी कि उसे लगने लगा था वो उसके साथ गलत कर रहा है। इसलिए उसने सच बताने की ठान ली थी, जिससे सोनतारा ही छेद को बंद कर दे। जब वो उसे खोल नहीं पाएगा तो फिर उसके मन में वैसे ख्याल भी कभी नहीं आएंगे। बता के शर्म के मारे जुगनू का पूरा चेहरा लाल हो चुका था और वो भाभी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। तभी सोनतारा ने पूछा, अच्छा, अगर वहां पर कोई छेद है तो तुम मुझे एक बात सच सच बताओ, क्या तुमने उससे मुझे कभी देखा है? वो जुगनू के बहुत पास आ गई थी, इतना पास कि वो उसकी तेज धड़कनें सुन पा रहा था। उसकी गर्म सांसें उसे छू रही थी। जब उसने नजरें उठाकर सोनतारा की तरफ देखा तो उसका चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था। उसकी छातियां भी उस पर झुकी हुई थी, बल्कि छू रही थी। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, क्योंकि वो आंगन में थे। ऊपर से सोनतारा का चेहरा भी किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो चुका था। वो 2 कदम पीछे हट गया और लंबी सांसें लेने लगा, जैसे वो अपने अंदर की हलचल को शांत करना चाहता हो। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं भाभी, मैंने तो कभी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा था। उसकी जबान जवाब देते वक्त लड़खड़ा रही थी और पसीने छूटने लगे, जबकि दूसरी तरफ सोनतारा ये देख के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सोनतारा ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, ऐसे कैसे उस छेद को भर दूं? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। ये छेद तब तक नहीं भरेगा जब तक मैं नहीं चाहूंगी। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उसे लगा कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी, इसलिए उसने सफाई देते हुए कहा, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहता था कि वहां पर क्या हो रहा था जब ठाकुर रतन सिंह और उसके साथी आए थे। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा, सच्ची। जुगनू की घबराहट देखकर वो मुस्कुराने लगी। तुम डरे हुए काफी मालूम लगते हो, लेकिन घबराओ मत। तुमने अभी तक सिर्फ उतना ही देखा है जितना हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। इतना कहकर वो वहां से पलटकर अपने घर में भाग गई। उसकी पायलों की छन छन उसके साथ बजती हुई चली गई। वो जिस तरह से वहां से शर्माते हुए गई थी, वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या था और वो इस तरह शर्माते हुए वहां से क्यों चली गई। उसने अपने सर पर ही हाथ रखकर कहा, आप नहीं जानती भाभी, मैंने सब कुछ देख लिया, आपको कुछ भी नहीं पता। ये सब वो सोनतारा से कह नहीं पाया। फिलहाल जुगनू ने वो बर्तन उठाए जिसमें वो उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी और उन्हें मांजने चला गया। मांजते वक्त भी उसे सोनतारा की नजदीकी का एहसास हो रहा था। वो लम्हा जब वो उसके इतने करीब आ चुकी थी कि जुगनू को उसके बदन की खुशबू मदहोश कर रही थी। फिर उसने खुद से कहा, भाभी, अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आप कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं कि मैं क्या समझना चाहता था। तभी उसे वो बात याद आई।
तुमने अभी तक सिर्फ उतना ही देखा है जितना हम तुम्हें दिखाना चाहते थे। थोड़ी ही देर में जुगनू ने सारे बर्तन दीवार में बने आले में रख दिए और आंगन साफ कर दिया। तभी सोनतारा भी बाहर निकल आई। जब उसने देखा जुगनू के सारे कपड़े मैले हो चुके थे, उसके चेहरे पर भी मिट्टी लग गई थी। वो बोली, एक काम करो, तुम मुझे अपने सारे कपड़े दे दो, मैं आज तुम्हें धोकर वापस कर दूंगी। वैसे भी अब तुम्हें ऐसे गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जुगनू ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? मैं अपने कपड़े खुद धो सकता हूँ। वो नहीं चाहता था कि इसी बहाने उसके और सोनतारा के बीच कोई नजदीकियां बढ़े। लेकिन सोनतारा ने फिर जोर देते हुए कहा, देखो मेरी बात सुनो, मैं वैसे भी अपने सारे कपड़े धोने ही वाली हूँ, तुम्हारे भी धो दूंगी। इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद कर पाऊं तो। और वैसे भी तुम्हें कहाँ समय मिलता है अपने ये सारे काम करने को? तुम पर ऐसे गंदे कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, तो सही होगा कि मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। जुगनू को लगा कि सोनतारा ये सब इसीलिए कह रही है क्योंकि वो कल रात का एहसान चुकाना चाहती है। इसीलिए उसने ज्यादा बहस नहीं की। ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। वो बोली, अरे अंदर क्यों जा रही हो? कमीज यहीं उतार के दे दो, मुझसे क्या शर्माना। उसने जबरन उससे कमीज वहीं उतरवा ली। उस बहाने उसने जुगनू के जवान जिस्म पर भी करीब से भरपूर नजर डाल ली। मैं बाकी कपड़े बदल के आता हूँ। इतना कह के वो अपने कमरे में चला गया और अपनी गंदी पैंट उतार के दूसरी साफ कमीज और पैंट पहन ली। अब उसके सीने पर सफेद शर्ट और नीचे ब्लू कलर की जीन्स थी। बाहर आते ही उसने कपड़े सोनतारा के हाथों में थमा दिए। उसने कपड़े लेते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगली बार से कभी भी ऐसी चीजों के लिए संकोच मत करना। मुझे तुम्हारे काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी देखो तो इन बदले हुए कपड़ों में तुम कितने जच रहे हो। तुम्हें इस तरह देख के तो कोई भी लड़की तुमसे प्यार करने लगेगी। सच्ची, इन साफ कपड़ों में आज तुम कुछ और ही गजब ढा रहे हो। जुगनू जब भी सोनतारा को इस तरह हंसते मुस्कुराते हुए बात करते देखता तो उसे उसका चेहरा बिल्कुल किसी खिले हुए लाल गुलाब के फूल जैसा लगता था। वो थी भी कितनी सुंदर। सोनतारा ने जुगनू के कपड़े बगल में दबाए और उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वैसे तुम्हें पता है कि गंदे कपड़े कौन पहना करते हैं? छोटे बच्चों को ही गंदे कपड़े पहने रखने की आदत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी, आप जब देखो तब मेरा मजाक क्यों उड़ाती हो? अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, कितनी बार समझाऊं मैं आपको, मैं बड़ा हो चुका हूँ। ये बात सुनते ही वो उसके और पास आते हुए बोली, बहुत अच्छा, तो तुम बड़े हो चुके हो। ठीक है, तो फिर तुम्हें साबित करना होगा। जिस दिन तुम कोई बड़ों वाला काम करोगे उस दिन मैं मान जाऊंगी कि तुम अब बच्चे नहीं रहे। ठीक? सुन के जुगनू ने नाराज होते हुए कहा, अब मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ध्यान से मेरी तरफ देखेगा तो खुद ब खुद समझ जाएगा कि अब मैं बच्चा नहीं हूँ। जरा मेरे चेहरे, मेरी बॉडी को देखिए। उसने अपनी मुट्ठी बंद करके बाजुओं की मसल्स दिखाई। अपनी मछलियां दिखा रहे हो बाबू? ठीक है, फिर वक्त आने पर आजमा लेंगे कि तुम छोटे बच्चे हो या फिर बड़े हो चुके हो। इतना कहकर वो कपड़े लेकर वहां से चली गई। जुगनू को पता नहीं क्यों आज सुबह से ऐसा ही लग रहा था जैसे सोनतारा की बातों में कोई और बात छुपी हुई थी। जैसे वो कहना कुछ और चाहती है, बोलती कुछ और है। लेकिन इन सब बातों को दिमाग से हटाते हुए उसने अपने आंगन के दरवाजे को देखा जो कल रात से टूटा पड़ा था। आज उसे किसी बढ़ई को बुलाकर उसकी भी मरम्मत करवानी थी। फिर उसने सोचा कि बाहर का आदमी उसके नए तबेले और गायों को देख लेगा, तो उसका मन नहीं किया कि वो बाहरी आदमी को अपनी गायों पर बुरी नजर डालने दे। उसने तय किया कि इस दरवाजे की मरम्मत वो खुद ही करेगा। वो सारे औजार लेकर दरवाजे के पास बैठ गया। थोड़ी ही देर में ठोक पीट के लकड़ी के दरवाजे की मरम्मत कर डाली। लेकिन जब उसने दूर से देखा तो पता चला कि अभी भी वो गाय और तबेला बाहर आते जाते लोगों की नजर में आ सकते हैं। वो पसीने से भीग चुका था और थक भी गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गायों को लोगों की नजर से बचाने के लिए उसे क्या करना चाहिए।
तभी ख्याल आया कि क्यों ना इसका भी उपाय शिरीन से पूछा जाए। जैसे ही उसने शिरीन को याद किया तो उसकी आंखों के सामने हवा में एक चेहरा बनने लगा। ये एक मायावी औरत का चेहरा था। दो कई छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना था। उसमें कई रंग के बिंदु थे। वो चेहरा हिल रहा था। फिर सामने एक वर्चुअल स्क्रीन आ गई जिसमें काफी सारी चीजें डिस्प्ले हो रही थी। सिस्टम के बाजार में से उसने एक लंबी और बड़ी दीवार पसंद की और 5 क्रेडिट पॉइंट के बदले दीवार को खरीद लिया, जो देखते ही देखते जुगनू के आंगन के बाहर खड़ी हो गई। दीवार 10 फुट की थी। अब कोई भी बाहर से जुगनू के आंगन में झांक नहीं सकता था। उसे अब जाके चैन मिला। वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसकी गायों को देखे, वरना किसी को भी शक हो जाता कि उसके पास इतनी अच्छी नस्ल की गाय कहां से आई, वो भी रातों रात। लेकिन तभी शिरीन की आवाज आई, अभी अभी जो दीवार तुम्हें मिली है वो सिर्फ 1 महीने तक यहाँ पर बनी रहेगी। इसके बाद उसे बनाए रखने के लिए तुम्हें दूसरे पॉइंट खर्चने पड़ेंगे। जब उसने लकड़ियां और सूखी घास बेची थी तब उसे लगा था कि 150 क्रेडिट पॉइंट्स बहुत होंगे। लेकिन जैसे ही उस सौदागर शिरीन से धीरे धीरे उसने चीजें खरीदना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि ये 150 क्रेडिट पॉइंट्स बहुत जल्द खत्म हो जाने वाले हैं। उसे फिर से क्रेडिट पॉइंट हासिल करने के लिए शिरीन के साथ कोई नया सौदा करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वो बोला, अब कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए तो मेरी जरूरत का सामान मेरे पास है। अब बात का बाद में देखा जाएगा, धन्यवाद। शिरीन गायब हो गई और स्क्रीन भी। अचानक उसे अपने पिता और दादा की याद आने लगी। वो सोच रहा था कि काश वो उन्हें ये सारी चीजें दिखा पाता, और आखिर शिरीन भी तो उसे अपने दादाजी की वजह से ही मिली थी। जब जुगनू अपने दादाजी को याद कर रहा था तभी उसे उनके आखिरी पलों में कही हुई बात याद आई, मेरे बच्चे, तुम्हें हमारे खानदान को आगे बढ़ाना है। एक अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना परिवार शुरू करना। अब इस वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यहाँ तक कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली और उनकी मौत हुई तब भी उनकी आंखों में जुगनू, उसके अकेलेपन और उसके भविष्य की चिंता थी। जुगनू घर से निकला और एक दुकान पर जा पहुंचा। वहां से उसने दिया और बातें खरीदे और साथ ही कुछ घी भी खरीद लिया। लेकिन जब वो दुकान से सौदा ले रहा था तभी उसे आसपास के लोगों की बातें सुनाई दी। बगल में चबूतरे पर बैठा एक लड़का बाकी सबकी तरफ देखकर कह रहा था, अरे तुम्हें पता चला कल रात को क्या हुआ? इस जुगनू ने ठाकुर के बेटे और उसके साथ उसके 17 और साथियों को अकेले मार गिराया, और जे ही नहीं, उन पे जुर्माना लगा दिया। बहुत पैसा भी झटक लिया। पास बैठे दूसरे लड़के ने भी बात में बात मिलाई, अरे हम सुने हैं कल अकेले जाने बहुत सारे लोगों को पीट पाट दियो, और तो और जाने तो रतन ठाकुर की नाकों तोड़ डाली। इतना कहकर वहां बैठे सारे लोग एक साथ ठहाके लगा के हंसने लगे। जुगनू जान गया था कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो अब पूरे गांव वालों को पता चल गया है। लेकिन इससे रतन भी काफी गुस्से में होगा। पूरे गांव के सामने उसकी नाक जो कट गई बल्कि टूट गई। सुबह के 9 बज चुके थे। वो अपने खेत की ओर बढ़े जा रहा था। काफी सारे किसान अपने अपने खेत पहुंच चुके थे, इसीलिए रास्ते में कोई और मिला नहीं। कुछ ही देर में वो अपने खेत के पास पहुंच चुका था। उसका भवानीपुर गांव नेपाल और भारत की सीमा के बीच पहाड़ों के पास था। ये बहुत सुंदर जगह थी, लेकिन बारिश की वजह से कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाया करती थी। इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा था। सारे खेतों में मकई की फसल बोई हुई थी। जुगनू ने भी अपने खेत में 2 महीने पहले मकई के बीज बोए थे, लेकिन दादाजी की तबीयत की वजह से वो खेत पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। उसके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी। उसकी मकई बिल्कुल भी ठीक से नहीं उगी, बल्कि उसके आसपास घास उगाई थी। अब क्या करेगा जुगनू? क्या इसके लिए भी वो जादुई सौदागर शिरीन की मदद लेगा? पड़ोसन सोनतारा का उसके लिए आकर्षण क्या मोड़ लेगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।